हेलो, मेरा नाम ऐश्वर्या है एंड आई हैव स्कोर्ड 551 मार्क्स इन रीनीट। और मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आप चाहे क्लास 11th में हो, 12th में हो, नीट के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, या फिर आप एक ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो कि आपका फाउंडेशन अच्छा बिल्ड करेगा। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो आगे जितने भी आपके कोर जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो और ज़्यादा बेटर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले फिजिकल का ही बात करते हैं, क्योंकि सबको ये सब्जेक्ट जो होता है ना फिजिकल वाला, थोड़ा सा एक फिजिक्स का साइड होता है, कैलकुलेशंस वाले पार्ट होते हैं तो ज़्यादा टफ लगता है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल पे बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में ऐसे केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों का ही बात कर लो ना, या फिर बायो का भी बात कर लो, या फिर मैथ्स का भी बात कर लो। मेरे को जितना आइडिया है, जितना मैं अपने नीट पर्सपेक्टिव से बता सकती हूँ, 11th और 12th का जो रेशियो होता है ना वो 45 और 55 जैसा होता है। 11th जो पार्ट होता है 45% कंटेन करता है, लेकिन वो आपका बेसिक्स बनाता है, आपका फाउंडेशन वही बनाता है। आपका जो 10th के बाद का जो गैप होता है ना वो 11th फिल करता है। उसके बाद आपका 12th होता है, जो कि एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना भी आता है मुझे 55% अप्रॉक्स या फिर 55-60 ऐसे ही रेशियो रहता है, वो 12th से आता है। बट उसका एप्लीकेशन आप तभी कर पाओगे जब आपका 11th स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो 11th से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 11th में फिजिकल में 5 चैप्टर होते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, ये दोनों चैप्टर्स आपको स्टार्ट करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप उसको सबसे लास्ट में करो, मतलब 12th के बाद करोगे ना तो भी सही रहेगा। और मोस्टली जितने भी टीचर्स होते हैं ना वो लास्ट में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका एज सच इस लिंक में कोई इतना रोल नहीं है, उसका बाद में रोल ज़्यादा बेटर अच्छे तरह से वो आपको इंडिविजुअल समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स करो। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स, और मैंने भी PW से पढ़ रखा है सुधांशु सर से, तो वो भी जो है वो इसके बाद ना 12th का एक आर्क उठाते हैं, जैसे कि सोल्यूशन वाला, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन एक तरह से लिंक्ड होता है ना, तो वो एक फ्लो बन जाता है, वो आपको ईजिली समझ में आता है। तो आप पहले मोल कॉन्सेप्ट कर लो, रेडॉक्स कर लो, फिर सोल्यूशन कर लो। आपका बेसिक्स जो मेन बेसिक्स है वहीं ख़त्म हो जाएगा फिजिकल का। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्मोडायनेमिक्स करोगे। थर्मोडायनेमिक्स में भी 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो मेन थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स करोगे, और एक होता है थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट 2 एज कह सकते हो। दोनों से एक एक क्वेश्चन शायद आता है अप्रॉक्स, मेरे हिसाब से तो एक एक क्वेश्चन आता है। बट जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा ट्रिकी लगता है, उसमें थोड़ा गिव्स फ्री एनर्जी होता है, फिर अलग अलग तरह के एंथैल्पी होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। फिर इसके बाद ये थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट थोड़ा आपको हार्ड जैसा लगता है, बट आपको ना हिम्मत नहीं हारना है, आपको एंड तक ट्राई करते रहना है, क्योंकि अगर आपको वो आ जाएगा ना क्वेश्चन, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहोगे वो आप कर पाओगे। तो आपको हार नहीं माननी है, थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम मेरा पर्सनल अच्छा हमको नहीं लगता था, क्योंकि उसमें बहुत मेरा गलत होता था, बहुत ज़्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट स्पेशली। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम में वो थोड़ा छोटा है आयनिक इक्विलिब्रियम के कंपेयर में। उसके बाद होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये सबको डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ तुमको नहीं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, सबको डिफिकल्ट लगता है। मेरा भाई जेई कर रहा था एंड मेरी बहन भी अभी जेई एस्पिरेंट है, तो मुझे पता है कि कैसे, मतलब वो लोग को भी डिफ़िकल्टीज़ कहाँ होती है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मुझे आइडिया है। इसलिए मैं बोलती कि ये वीडियो जेई और नीट वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो इसीलिए आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको एंड तक जो भी आपको आता रहेगा आपको बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम दो, बट उसमें फंस के नहीं रहना है। आपको हमेशा आगे बढ़ने का देखना है कि अगर ये चीज़ नहीं आ रहा तो इसको कैसे सॉल्व करें, सोल्यूशन की तरफ जाना बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया 11th का पार्ट। अब आता है 12th के पार्ट में। तो 12th में होता है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि आपने सोल्यूशन कर रखा है ऑलरेडी 11th वाले पार्ट में, तो अब आपके पास 12th में 2 चैप्टर बचा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप एक बार ना रेडॉक्स वाले चैप्टर को ना वापस रिवाइज करना, क्योंकि जो एन फैक्टर होता है, फिर इक्विवेलेंट जो वेट होता है, जो आपने उसमें सीख रखा है, वो यहाँ पे काम आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये टॉपिक भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बट यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक वाले आते हैं एकदम। बोला ना 12th थोड़ा सही लेवल का होता है 11th के कंपेयर में। 11th फाउंडेशन बनाता है, वहाँ से क्वेश्चन कम आता है। 12th क्वेश्चन ज़्यादा देता है, उससे मार्क्स ज़्यादा आता है, बट वो अच्छा होता है, इतना कि कोई भी बना सके, इतने लेवल का होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर इस फिजिकल सेक्शन का। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स रेट के बारे में पढ़ना होता है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन कैसे कितने रेट पे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पढ़ने से पहले आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लो तो भाई सोने पे सुहागा, वो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से स्मूथली जाएगा। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो सबसे बेसिक मैं बता दूँ,
ये जो चैप्टर का लिंकेज मैंने आपको बताया है ना स्टार्टिंग से लेकर अब तक, ये आप एक बार पढ़ लो ना तो ये आपको मतलब फर्स्ट हाफ में ख़त्म हो जाता है, अप्रॉक्स 6 महीने में या फिर उससे भी कम टाइम में टीचर पढ़ाई ख़त्म कर देता है। बचा लास्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो इस सबसे कोई लिंक नहीं करता है। फिजिक्स में होता है डुअल नेचर और एटम, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर पूरे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर और वो चैप्टर साथ ऊपर हो ना तो आपका 3 चैप्टर एक साथ हो रहा होगा। उधर फिजिक्स का भी हो जाएगा, उधर केमिस्ट्री का भी हो जाएगा, ऐसे होगा। तो ये बहुत आसानी से बहुत समझ जाने वाला है, एकदम मतलब ईजिली फ्लो में जाने वाला है। तो इसको आप एकदम लास्ट में करना तो सही रहेगा, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, टीचर्स भी ऐसे ही बताते हैं। तो अब रिविजन के पार्ट पे आते हैं कि अब तो पढ़ लिया, मतलब एक बार पढ़ लिया, अब रिवाइज कैसे करें। तो मेरा स्ट्रॉन्गली सजेशन और मैंने खुद भी यही किया था कि आप मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और सोल्यूशन को साथ में रिवाइज करो। आपका सब एकदम बेसिक एक बार में साथ में रिवाइज हो जाएगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका आने वाला कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जितने भी वो सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर साथ में रिवाइज करो, बड़ा चैप्टर है प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंपेयर में छोटा है। इसमें ना स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरीज है, उसको थोड़ा अवॉइड करो, जो मेन काम का चीज़ है ना उस पर ध्यान देना, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स साथ में कर लो, बहुत लिंक रहेगा, सही से एकदम याद हो जाएगा, मैंने भी वैसे किया है। बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप इसको चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रेडॉक्स के साथ भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फैक्टर वाला एंड फैक्टर वाला जो है, इक्विवेलेंट जो वेट होता है ये सब वो लिंक होता है, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है साथ में करना। तो ऐसे आप कर सकते हो। और टीचर्स की जहाँ तक बात रहे तो सुधांशु सर पढ़ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी वहीं से पढ़ रखा है। और मेरा जो भी स्कोर आया है वो फिजिकल में मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, मैंने तोड़ के नहीं देखा था, जो भी स्कोर आया है वो उनकी वजह से ही आया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी तरफ से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, उनसे पढ़ो, ठीक है। चलिए अब ऑर्गेनिक का बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैंने पढ़ रखा है योगेश जैनसर से, और वो बहुत अंडररेटेड है, कोई भी उनके बारे में उतना शायद नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, मैंने बस थोड़े बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनके बारे में सुन रखा था, उनसे भी पढ़ा है। बट इस साल जो मैंने पढ़ा है रीनीट में, रीनीट कह लो या नीट 2026 कह लो, मैंने योगेश जैनसर से पढ़ा है, बहुत अंडररेटेड है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं उनसे बेसिक्स करूँगी, बट उनसे पढ़ने के बाद मैंने उनसे सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेक्शन होता है ना, ये भी दो तरह से बटा हुआ है, एक 11th का और एक 12th का। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लागू होता है कि 45-55 ऐसे रेशियो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता होगा नोमेनक्लेचर आता है, या फिर उससे ही पहले आता है बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सर ने मुझे पढ़ाया था। वो भी मतलब एकदम बेसिक्स होता है कि रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे करता है काम, और फिर प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, फिर उसके बीच में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये सब जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं ना, कि कैसे रिएजेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, फिर कुछ अलग अलग जो भी रिएजेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया था। उसके बाद IUPAC आइसोमरिज्म, जो भी IUPAC आइसोमरिज्म, फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब मिलाकर के बनता है जो मेन GOC होता है ना, जो बड़ा सा जो GOC होता है, ये सब मिलाकर के बनता है। ये अगर आपको आ जाता है तो समझ लो आपको आगे वाले जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। और अगर एक बार आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाता है तो अब जब दोबारा आप एज ए चैप्टर से पढ़ोगे तो एक ब्रशअप होगा, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से रिविजन हो रहा होगा आपके सारे ही कंसेप्ट का। तो GOC हो गया। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन, तो ये 11th में इतना ही होता है, प्लस एक प्योरीफिकेशन वाला पार्ट होता है जो कि GOC में ही दिया हुआ है NCERT में। बट आप प्योरीफिकेशन वाला पार्ट मेरे साइड से मैं रिकमेंड करूँगी, साल जब हो जाए ना बायोमोलिक्यूल 12th का, उसके बाद आप पढ़ना, वो ज़्यादा बेटर होगा, बीच में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन, उसमें तो अल्कीन, अल्काइन और अल्केन और बेंजीन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा होता है। एक बता दी ना, एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट कर लिया तो ये सब सारा स्मूथ ही जाएगा, सारा जितना भी ये रिएक्शन वाला चैप्टर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल और केमिकल मेथड, बस मेन वो याद रखना ना सारे ही चैप्टर्स का, तो आपका काम हो जाएगा। मैंने भी ऐसे किया। तो इसके बाद आता है 12th में, तो 12th में जो है वो होता है हेलो अल्कीन, हेलो अरीन, फिर होता है अल्कोहल, फिनॉल, इथर, फिर होता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर लास्ट होता है अमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद एक अलग सेपरेट मान के चल सकते हो बायोमोलिक्यूल को, जो इससे इंटर लिंक नहीं है, वो अलग ही सेक्शन मान के चल सकते हो, उसमें सिर्फ आपको रटना है, सही बता दो तो रटने वाला काम ही है वो। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं। अगर आपका GOC एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा, GOC में आपका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिएजेंट क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, प्लस आपका आइसोमरिज्म, IUPAC, GOC वाला पार्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ये सारा अगर आपको आ जाता है ना, तो उसके बाद आपके पास जो हाइड्रोकार्बन से लेकर के जो लास्ट तक एमीन्स वाला चैप्टर है ना, वो आपके ऐसे मक्खन जैसे फिसलेंगे पूरा एकदम आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, वो सिर्फ आपको NCERT से रटना है, तो मेन काम आपका वहीं पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में मैंने 2 चैप्टर, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल और 11th में जो चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ये दोनों मैंने ओम पांडे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो ओम पांडे से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले मैंने उनसे कभी नहीं पढ़ा था, मेरे भाई ने बोला कि आप तुम उनसे पढ़ के देखो तो तुमको सही समझ में आ जाएगा। मैंने वो दोनों चैप्टर्स कभी भी लेक्चर्स में नहीं पढ़ रखे थे, हमेशा वन शॉट में पढ़ रखा था, या फिर जितना काम का होता उतना ही पढ़ के जाती थी। बट मैंने आपको सही बता दूँ, अगर वो नहीं पढ़ रखा होता तो मतलब जितना मुझे आता था ना उससे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर कुछ चीज़ नहीं आता है तो आपको सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना, ये नहीं कि मुझे नहीं आता है तो उस पर मिस्टेक पे आपको रोना नहीं, आपको हमेशा सोल्यूशन की तरफ भागना है कि क्या है सोल्यूशन।
तो मैंने उनसे पीरियड टेबल पढ़ा, और मैं सही बता रही हूँ दिल से, मैंने ऐसा पीरियड टेबल आज तक नहीं पढ़ा था। पीरियड टेबल में उन्होंने मुझे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब पढ़ा दिया था, मतलब ट्रूली एकदम सब पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब केमिकल बॉन्डिंग आया था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे एक्चुअली में काम करता है, वो जो विजुअल्स में जो पढ़ाते थे वो बेस्ट है बेस्ट। अगर किसी को इनऑर्गेनिक आज तक नहीं पढ़ रखा ना, चाहे वो 11th हो, 12th हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, नीट का हो, जेई का हो, ओम पांडे सर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। पढ़ के देखो यार, यू विल नेवर रिग्रेट। तो उनसे पढ़ा। उसके बाद मुझे इसके बाद का नॉलेज था, ठीक है, पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मुझे आता था। मैं हमेशा से बाकी सारे ना अच्छे से पढ़ रखी थी चैप्टर्स, बस वो दोनों स्टार्टिंग का मेरा हिला हुआ था थोड़ा सा, इसलिए मैं उनसे पढ़ी। बाकी जितना भी मेरे शॉर्ट नोट्स थे ना, या फिर पहले से जो भी मैं वन शॉट से कर रखी थी, उससे ही मैंने बस उसको रिवाइज़ करा। क्योंकि एक्चुअली में जो पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बट वो मेरा सही था, इसलिए मैंने उसका लेक्चर दोबारा नहीं लिया। वो जो पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक है ना, वो आपको मेन रटने पे ही है। अगर आपको याद रहेगा तो आपसे बनेगा, आपको एनसीईआरटी ही रटना पड़ेगा। जैसे आपको बायोमेडिकल या फिर बायोमेड से रटना होता है उस टाइप से, उसमें आपको एनसीईआरटी ही रटना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक का भी आप ऐसे कर सकते हो। फिर आता है सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस भी आपका रट्टू टोता वाला सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है, उसमें आपको रटना ही पड़ेगा। आप चुपचाप वन शॉट, मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड है किसी भी टीचर का, अच्छे टीचर का, आप वन शॉट देख लो सॉल्ट एनालिसिस का, और उसके बाद आप उसको बस पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। उसमें कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आप अगर सब कुछ पढ़ रखे हो ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तो बस आपको कुछ नहीं करना, उसको बस रटना है, आपका उससे काम हो जाएगा, और आपको ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। एक समरी दे दूँ, मैंने केमिस्ट्री पूरा ही पीडब्ल्यू से पढ़ रखा है, यकीन 2.2 बैच से पढ़ा था मैंने, सुधांशु सर से फिजिकल, इनऑर्गेनिक ओम पांडे सर से, और इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए मैंने 1.2 का लेक्चर देखा था योगेश जैन सर का। और बाकी जो कुछ चैप्टर्स थे जो भी मेरे छोटे मोटे थे, मतलब जैसे पी ब्लॉक हो गया, या फिर डीएनएफ ब्लॉक हो गया, या फिर बाद के जो चैप्टर थे हेलोअल्किन हाइड्रोलिन वाले, जितने भी लास्ट के चैप्टर थे, वो सब भी मैंने वन शॉट से कवर किया था। स्टार्टिंग वाले जो बेसिक्स है ना, वो मैंने लेक्चर से किया था, और बाकी सेम टीचर से, ये नहीं कि इससे अलग पढ़ लिया, उससे अलग पढ़ लिया, लेक्चर्स किसी और टीचर से और वन शॉट किसी और टीचर से, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने जिनसे लेक्चर्स लिया था जो लॉन्ग लेक्चर्स से, वन शॉट भी मैंने टीचर से लिया था। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अगर आपको सिर्फ बेसिक्स अच्छे से करने हैं, तो लेक्चर्स आप कर लो जो बैच है उससे, और वन शॉट सेम टीचर के, जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, मैंने भी उनसे ही करा था, कर लो। मैं बता दूं, मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने पढ़ा ज़रूर है पीडब्ल्यू यकीन 2.0 से, लेकिन मैं टेलीग्राम से पढ़ रखी थी क्योंकि फ्री था, ऑफकोर्स फ्री था, तो मैंने पढ़ा। और उसके बाद यूट्यूब से मैंने उस सबका जो वन शॉट था, जिस चैप्टर का मुझे लगता था कि मुझे आता है, बस मुझे एक छोटा सा रिवीजन की ज़रूरत है, तो मैंने उसको यूज़ किया था, बस मैंने और कुछ नहीं किया था। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, वो एक लिंकेज है फिजिक्स और बायो के बीच में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इस तरह से काम करता है। फिजिक्स आपका फिजिकल आपका फिजिक्स के साइड पे है, इनऑर्गेनिक आपका बायो के साइड पे है, और ऑर्गेनिक आपका बीच में है। इनऑर्गेनिक आपका मोस्टली बायो जैसे रटना होगा, फिजिकल आपका फिजिक्स जैसा मोस्टली फार्मूला याद करो, और एप्लीकेशन उसका अप्लाई करो, कैसे आप अप्लाई करते हो वो है। थोड़ा बहुत याद करने वाला फैक्टर भी आता है, तो उसको थोड़ा निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट मेनली जो आपका फिजिक्स के साइड पे फार्मूला याद करो, अप्लाई करो। और ऑर्गेनिक जो है ना, वो दोनों के बीच में आता है कि आपको याद भी करना है 50% एप्लीकेशन पर भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आप इनऑर्गेनिक को ज़्यादा याद करने पे टाइम दो, जैसे आप बायो को याद करते हो। आप फिजिकल में ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो, जैसे आप फिजिक्स में करते हो। और आप ऑर्गेनिक में दोनों का एक बैलेंस बना के चलो। मेजॉरिटी आपको याद ही करना है, बट आपको 40% कहीं भी सॉल्व करने का आ सकता है कि ये दे दिया आपको रिएक्शन, ये दे दिया आपको रिएजेंट, आप सॉल्व करो, या आपको सिर्फ रिएजेंट दे दिया, आप प्रोडक्ट दे दिया, बताओ कौन सा यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज़ होगा। इस तरह से भी काम हो सकता है, तो आपको यही ध्यान में रखना है, बस यही करना है आपको, आपका केमिस्ट्री हो जाएगा सही। तो बुक्स का जहाँ तक बात रहेगा, तो आप फिज़िकल में आप जो भी आपके सर के नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करो, जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं वो आप प्रैक्टिस करो, डेली के DPPs, प्लस उसमें जो आप PYQ है ना, वो शुरू से ही बनाओ। हर चैप्टर के PYQ शुरू से ही बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, प्लस आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में एक्चुअली में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप JEE वाले हो या चाहे नीट वाले हो, पैटर्न सेम रहेगा, यही यूज़ करो, बेस्ट रहेगा, बता रही हूँ। मेरी बहन भी यही कर रही है, वो भी एक JEE एस्पिरेंट है, वो भी यही यूज़ कर रही है। फिर आपको इनऑर्गेनिक में आपको बायो जैसे याद करना है, डेली ही याद करना है, जैसे आप याद करते हो बायो, इनऑर्गेनिक भी डेली याद करो, खासकर पी ब्लॉक और DNF ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में आप एक बार रिवाइज़ करो, एक चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर आप रिवाइज़ कर रहे हो उसको आप एक वीक में एक बार कर लो, काम चल जाएगा। बट आप इनऑर्गेनिक थोड़ा 10-15 मिनट डेली लेके चलो, बाकी का जो रटने वाला चैप्टर है उसको, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक में आप क्या करो, अब जो बेसिक्स वाला चैप्टर है ना उसको अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट वाले जो टाइम दे करके। उसके बाद जो याद करने वाले सेक्शन है ना,
उसको आप बायो जैसा ही थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ और फिजिकल जैसा ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, वो आपका बीच का काम कर देगा। मेजर का आपका कोई मेजर जो आपका काम है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो बस इतना ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो फिज़िक्स का होगा, तो स्टे ट्यून्ड। बाय।